तो आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे फ्रांज काफ्का के बारे में। देखिए, फ्रांज काफ्का के बारे में हाल फिलहाल में बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। आसाम ट्रिब्यून में भी आया, 100 ईयर्स ऑफ फ्रांज काफ्का, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया, और काफ़ी रिनाउंड फिगर हैं फ्रांज काफ्का लिटरेरी फील्ड में, और एक बहुत ही जाने माने फ़िलासफ़र भी हैं। जानेंगे वो इतना फेमस क्यों है आज के डेट में, जबकि आपको जान करके हैरानी होगी कि अपने पूरे जीवन काल में इन एंटायर हिज लाइफ टाइम ही वॉज नॉट एट ऑल नोन, ही हैड अ ब्रोकन लाइफ। लेकिन उनके मरने के बाद पोस्ट ह्यूमसली ही हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट लव्ड राइटर। इनफैक्ट कहते हैं कि गोथे एज के बाद जर्मन लिटरेरी फील्ड में ही इज़ द मोस्ट रिनाउंड राइटर। तो फ्रांज काफ्का के बारे में समझते हैं। उनकी डेथ हुई थी 1924 में, हाल फिलहाल में 100 साल पूरे हुए, इसीलिए इतनी सारी चर्चा वापस से उनको लेकर के हो रही। डेथ से पहले ऑफ कोर्स हमें उनके बर्थ के बारे में जानना चाहिए। ही वॉज बॉर्न इन 1883 इन प्राग, चेक रिपब्लिक, वहाँ के कैपिटल सिटी, वहाँ उनका जन्म हुआ था। और फ्रांज काफ्का के जो पिताजी थे वो मतलब अगर फिजिकल बात की जाए, फिजिकल सेंस में काफ़ी हट्टे कट्टे स्टाउट थे वो, और बहुत नीचे लेवल से उन्होंने शुरुआत की और अपनी मेहनत से, बलबूते से उन्होंने समाज में अपनी एक पोजीशन बनाई। और पिताजी की इच्छा थी कि फ्रांज काफ्का भी ऐसे ही हों, मेहनत करें, मजबूत हों, हर जगह खड़े रहें। लेकिन फ्रांज काफ्का उनके एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल विपरीत हो गए। नेचुरली फिजिकली ही वॉज वेरी फ्रेल, एकदम सिकुड़े से। अब नेचर ने उनको वैसा बनाया, और उनका जो इंटरैक्शन भी होता था अपने आसपास के बच्चों के साथ बचपन के दिनों से ही, उसमें वो काफ़ी टिमिड, डरे डरे से रहते थे। तो इस कारण से उनके पिताजी बचपन से ही फ्रांज काफ्का से काफ़ी नाराज रहते थे, और इस कारण से फ्रांज काफ्का का जो बचपन है वो काफ़ी खराब बीता, आप कह सकते हैं, क्योंकि पिताजी के एक्सपेक्टेशंस के वो बिल्कुल अगेंस्ट थे, उल्टे थे। और ये प्रॉब्लम सब लोग फेस करते हैं। फ्रांज काफ्का की कहानी बाद में इतनी इसलिए फॉलो की जाती है क्योंकि सब लोग ये प्रॉब्लम फेस करते ही हैं। फादर के एक्सपेक्टेशंस को मीट कर पाना पूरी तरह से सबके लिए कठिन हो जाता है, बहुत सारे लोगों के लिए कठिन हो जाता है। लेकिन हाँ, कुछ फादर ऐसे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं इसके बावजूद भी, अगर उनके एक्सपेक्टेशंस नहीं हो रहे, पूरे हो रहे तो भी। और कुछ फादर्स ऐसे हैं जो फिर सीधा सीधा फिजिकल लेवल पे भी हरास करने लगते हैं। ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली फ्रांज काफ्का के साथ ऐसा हुआ, एंड दैट इज़ वाई ही हैड अ वेरी डार्क लाइफ, डिप्रेसिंग लाइफ। अब आप बोलेंगे सर ये डिप्रेसिंग आदमी की कहानी क्यों सुना रहे हो? क्योंकि व्हेन यू विल रियलाइज व्हाट एग्जैक्टली डार्कनेस इज, देन यू विल स्टार्ट appreciating even the slightest of the light that is there in your life. हम लोगों का कैसा है, we take things for granted, और हम लोग भूल जाते हैं, हमें हर चीज़ जो मिलती है हमें लगता है कि इतना तो मिलना ही चाहिए सबको, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। वो फ्रांज काफ्का की कहानी देखेंगे और अब पूरी दुनिया उनको क्यों पढ़ती है वो भी थोड़ा आगे समझते हैं। तो डार्क एंड डिप्रेसिंग कहानी है फ्रांज काफ्का की। जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रेल, कमज़ोर, सिकुड़े, लेकिन उनके जीवन में एक सबसे जो खतरनाक एपिसोड हुआ वो हुआ एक बार, वो उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी और रात को वो अपने बेड से उठ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने अपने पिताजी से रिक्वेस्ट किया कि पापा मुझे एक गिलास पानी दे दो। और पापा तो दुखी थे ही, उन जिस तरीके का उनका अप्रोच था लाइफ को लेकर के, या जिस तरीके का उनका फिजिकल बिल्टअप था। पिताजी का गुस्सा उस वक्त आउटबर्स्ट हो गया, एकदम गुस्से में रूम में आए, कॉलर पकड़ के उठाया, बोला क्या बकवास कर रहा है तू, खुद के उठ करके पानी भी नहीं पी सकता तू। और उठा करके ले जा करके फ्रांज काफ्का को बाहर बालकनी में बंद कर दिया, एकदम सर्दी के दिनों में। उस टाइम से उनके मन में बिल्कुल डर बैठ गया। PTSD जिसको कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उसके वो शिकार हो गए। और विद इन हिमसेल्फ ही वाज अ ब्रोकन इंडिविजुअल। धीरे धीरे बड़े हुए, उनको जो पढ़ना था वो पढ़ने नहीं दे। जैसे हर घर की कहानी है, उनको पढ़ना था केमिस्ट्री, पिताजी ने कहा नहीं लॉ पढ़ो, लॉयर्स की ज़्यादा इज्जत होती है। तो फिर लॉ भी ठीक से नहीं कर पाए, अच्छे लॉयर भी नहीं बने। जैसे तैसे एक इटालियन इंश्योरेंस कंपनी में जॉब लगी उनकी।
लेकिन अंदर से इतने दुखी परेशान रहते थे कि अगर अपना मन बहलाने के लिए फिर ही वेंट इनटू फ्यू रिलेशनशिप्स ऑल्सो। ही फेल्ट लाइक कि फादर के ओवरऑल इम्पैक्ट से बाहर निकलेंगे, कुछ रिलेशनशिप में जाएंगे तो शायद से जीवन बेहतर होगी। लेकिन जो ब्रोकन इंसान होता है वो किसी भी रिलेशनशिप के साथ जस्टिस नहीं कर पाता है। इसीलिए बच्चों का बचपन से नर्चरिंग कितना जरूरी है, ये फ्रांज काफ्का की लाइफ से भी हमें पता लगेगा। तो उनके 2-3 फेल्ड रिलेशंस हुए क्योंकि ही कुड नॉट ट्रस्ट एनीबॉडी कंप्लीटली। इवन हिज मेट्स, गर्ल फ्रेंड्स आप जिनको कहते हैं, वन ऑफ देम ही वॉज अबाउट टू मैरी ऑल्सो, फियांसे भी बन गई थी उनमें से। बट किसी के साथ वो पूरी तरीके से किसी पे भरोसा भी नहीं कर पाते थे, और जिस तरह की एक्सपेक्टेशंस होती है लड़कियों की रिलेशनशिप में, ट्रस्ट, वो कभी वो दिखाई नहीं पाए जीवन में, और इस कारण से रिलेशनशिप टूटे। और उसके बाद एक वक्त तो ऐसा आ गया कि बार बार वो ब्रॉथल्स विजिट करने लगे। ही बिकेम अ काइंड ऑफ सेक्स एडिक्ट ऑल्सो। बट ठीक है, धीरे धीरे फ्रांज काफ्का ने मन में फैसला बनाया कि मैं अपने जीवन को बदलूंगा। अगर ऐसे ही जीवन खत्म हो जाता तो आज हम उनके बारे में चर्चा नहीं कर रहे होते, उनके बारे में पढ़ नहीं रहे होते। 100 years आफ्टर हिज डेथ, यू सी, ये जो आर्टिकल मैंने आपको दिखाया वहाँ पे रॉयल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में चर्चा हुई, बाकायदे फिलोसोफर्स बुलाए गए। वो जो आर्टिकल मैंने आपको दिखाया असम ट्रिब्यून का, सिमिलरली इंडियन एक्सप्रेस का, तो इतनी चर्चा हो रही है तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने किया होगा। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन हिज लाइफ व्हेन ही वाज कंप्लीटली ब्रोकन, फेल्ड रिलेशनशिप, सेक्स एडिक्ट एंड ऑल, then he decided कि he will start writing. The best way to know yourself and then improve yourself is to write what you are feeling. और उन्होंने एक लिटरेरी क्लब ज्वाइन किया। उस लिटरेरी क्लब में उनकी मुलाकात हुई एक इंसान से, इसका नाम था मैक्स ब्रॉड, और एक ही इंसान जो उनके जीवन में अच्छा उनका दोस्त बन पाया वो था मैक्स ब्रॉड। और लिटरेरी क्लब में ज्वाइन किया, वहाँ पे कुछ लिखते थे, घर में अकेले भी खूब सारी बातें वो लिखते थे, जो भी उनके मन में आता था वो लिखते थे। एक वक्त तो गुस्से में आकर के बिल्कुल बैठ करके एक बार में 47 पेज का, 47 पेज का लेटर लिखा अपने फादर की कमियां गलतियां गिनाते हुए कि आज जो कुछ भी मेरे जीवन में गलत हो रहा है उसके पीछे बस आप जिम्मेदार हैं। गुस्सा तो उनको अपने मदर के अगेंस्ट भी था बिकॉज शी कुड नॉट प्रोटेक्ट हिम, बट फादर को लेकर के बिल्कुल गुस्से में लेटर लिखा 47 पेज का, और वो लेटर ले जाकर के अपने मम्मी को दिया कि मम्मी ये लेटर पापा को दे देना। मम्मी ने वो लेटर 3 दिन अपने साथ रखा, 3 दिन बाद वापस दे दिया बच्चे को, फ्रांज काफ्का को। क्यों? क्योंकि मम्मी भी फादर से डरती थी। आई टोल्ड यू कि फादर की काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी थी। मम्मी ने कहा ये सब बेकार की बातों के लिए उनके पास वक्त नहीं है। सी ट्राई टू डिफेंड हर हस्बैंड ऑल्सो, बट सी न्यू कि इससे कुछ होने वाला है नहीं। द फादर इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड। ये मोर और लेस वो एनिमल वाली कहानी बन रही है। ठीक है, तो फ्रांज काफ्का उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि इनसे बात करना भी बेकार है, देयर इज नो पॉइंट इन कम्युनिकेटिंग विद दीज पीपल। देन ही स्टार्टेड राइटिंग अदर थिंग्स। ही रोट फ्यू नॉवेल्स जो उन्होंने पब्लिश भी कराई, लेकिन उनके जीवन काल में वो कभी फेमस नहीं हुई, पॉपुलर नहीं हुई। आज के टाइम में वो बहुत पॉपुलर है। 2 इंपॉर्टेंट नॉवेल जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, एक है द ट्रायल। द ट्रायल कहानी है, एक उसके प्रोटोगनिस्ट है जोसेफ के। वो इंसान मतलब अपने 30वें बर्थडे पे उसको एकाएक से पुलिस आती है, अरेस्ट कर लेती है। किस कारण से अरेस्ट किया गया उसको वो भी नहीं बताते, बस कोर्ट में रखते हैं। कोर्ट में रखा जाता है, जज कुछ कुछ कारण बताता है कि दिस इज द ग्राउंड ऑन विच यू हैव बीन अरेस्टेड, आपके ऊपर ये चार्ज है। उसको ठीक से समझ नहीं आता है, लेकिन उसको कुछ दिनों बाद बेल भी मिल जाता है। लेकिन पूरे जीवन भर जोसेफ के इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा रहता है। तो बेसिकली द ट्रायल में काफ्का ने रेड टैपिज्म, unnecessary bureaucratic hurdles that is created around us, which in general does not make much sense. ये कार्ड बनवाओ, वो कार्ड बनवाओ, ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो। इन रेड टैपिज्म और unnecessary bureaucratic फाइन ट्यूनिंग जो हमारे जीवन में डेली चलती रहती है, उसको लेकर के फ्रांज काफ्का ने क्वेश्चन रेज किया कि ये बस हमें हरास करने के लिए है। और द ट्रायल से भी ज़्यादा जो फेमस उनके मरने के बाद वैसे फेमस हुई वो बुक, वो है द मेटामॉर्फिस। द
ग्रेगोर समोसा का कैसा है कि ही वॉज अ सेल्समैन, इस प्रोटोगनिस्ट की ही वॉज अ सेल्समैन, और वो इंसान बहुत मेहनत करता अपने परिवार के लिए, खूब एक दिन रात एक करके मेहनत करता है, पैसा कमाता है, लेकिन उस चक्कर में वो कहीं भी रुक नहीं पाता, क्योंकि सेल्समैन का काम है घूमते रहना, सामान बेचना, ना खाने पीने का ध्यान रख पाता है, तो सेहत भी खराब होती रहती है। तो फ्रांज काफ्का कहते हैं कि एक दिन वो इंसान जब सुबह उठता है तो वो पाता है कि वो एक बड़े से कॉकरोच में, वर्मिन में कन्वर्ट हो गया है। वो हिल भी नहीं पा रहा ठीक से, जैसे तैसे उठ करके ऑफिस गया, ठीक है फिक्टिशियस कहानी है, बट ऑफिस गया, लेकिन ऑफिस में ठीक से काम भी नहीं कर पा रहा है। बॉस ने कहा तुम घर जाओ, बॉस ने जॉब से निकाल दिया, धीरे धीरे कमाई के सारे सोर्सेस खत्म हो गए, और इसके बाद उसका जो रिलेशन है उसके परिवार के साथ वो धीरे धीरे बदलने लगा। उसका परिवार, जैसे फ्रांज काफ्का कहते हैं कि अर्लियर दे यूज्ड टू यूज द वर्ड हिज फॉर हिम, नाउ दे स्टार्टेड यूजिंग वर्ड इट। बेसिकली रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ है कि वो इंसेक्ट बन गया है, बट फ्रांज काफ्का ये कहते हैं मेटामॉर्फिस से कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें अपने परिवार के लिए, ये काफी डार्क बात है, लेकिन जिस दिन यू वॉन्ट बी यूजफुल टू देम एनी लॉन्ग, दे वॉन्ट ट्रीट यू द वे दे हैव बीन ट्रीटिंग यू सो फार। एंड विद दिस ही कंक्लूडेड कि देयर इज नथिंग लाइक अनकंडीशनल लव। सारे लव, सारे रिलेशनशिप कंडीशनल हैं, सब, सारी दुनिया मतलबी है, इंक्लूडिंग योर नियर एंड डियर वंस। और दोनों ही जो नॉवेल हैं, द ट्रायल और द मेटामॉर्फिस, दोनों में एक आइडिया जो फ्रांज काफ्का बार बार सामने रख रहे हैं वो है आइडिया ऑफ एब्सर्डिटी। ये बहुत महत्वपूर्ण है काफ्का के पूरे के पूरे लिटरेरी आइडियाज में, क्योंकि काफ्का एक राइटर भी हैं, लेकिन उनकी बातों को जब हम लोग ध्यान से समझते हैं तो लगता है कि ही इज एन एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर। एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स वो होते हैं जो हमारे एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन रेज करते हैं कि आखिर हम हैं ही क्यों इस दुनिया में, क्या मतलब है हमारे जीवन का। तो इन दोनों नॉवेल से एक आइडिया निकल करके आता है, द आइडिया ऑफ एब्सर्डिटी। वो कहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो मतलब नॉन सेंसिकल चीजों से भरी है, इट डज नॉट मेक मच सेंस। यही है उनका द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सर्डिटी। तो बेसिकली वो कहते हैं कि द गॉड मस्ट हैव क्रिएटेड ह्यूमन रेस इन सम बैड मूड ऑन सम बैड डे। किसी दिन मूड खराब था, बोले चलो इसको बना देता हूं। देखिए कितना ब्रोकन लाइफ है, मैंने कहा था पहले ही कि डार्क लाइफ है, चलो बना देता हूं इसको। इसके जीवन का मकसद क्या है, बोले कोई मकसद नहीं। ठीक वैसे ही जैसे बुलबुले बनते हैं ओशन के अंदर और फूट जाते हैं, आते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, दे फील लाइक कि दे आर रियल बट दे आर नॉट, बिकॉज दे आर देयर फॉर अ मोमेंट। वैसे ही इंसान का जीवन का मकसद क्या है, और आसपास में वो रिलेशनशिप बनाता है, चीजें डेवलप करता है, अनकंडीशनल लव, केयर एंड ऑल, बट विद इन एवरीवन देयर इज सम सेल्फिशनेस, एंड दैट सेल्फिशनेस आल्सो डज नॉट मेक मच सेंस, क्योंकि उससे आप करेंगे क्या, अल्टीमेटली मिलना क्या है, खुद के लिए भी जी करके करो क्या, बिकॉज दिस वर्ल्ड अल्टीमेटली डज नॉट मेक मच सेंस। वो बोलते हैं ना, गाना भी है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को ये दुनिया बनाई। वैसे ही वही बातें फ्रांज काफ्का, मतलब क्या है। और ऐसी ही बातें बुद्धा ने भी कही हैं। 4 नोबल ट्रूथ में उनका पहला ट्रूथ है, बुद्धा ने तो 6 साल पूरा एसेटिक जीवन बिताया है, फिर उन्होंने पहली बात कही, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग एंड देयर इज नो पॉइंट इन लुकिंग फॉर प्लेजर और हैप्पीनेस इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। यहां कुछ मिलने वाला है नहीं। ऐसी ही कुछ बातें उन्होंने कही हैं। तो ये है उनका कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सर्डिटी, कि एवरीथिंग अराउंड अस गोइंग इज एब्सर्ड। और एक बहुत अच्छी बात वो कहते हैं, ये कोट आई विल रीड इट फॉर यू, कि वंस यू अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड इज नॉट रेनबो एंड सनशाइन, यू विश टू डाई। एवरीथिंग अराउंड अस मेक्स अस बिलीव कि वी आर इन अ वेरी गुड प्लेस, इस जीवन में हम सबके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, बट डीप डाउन व्हेन यू स्टार्ट thinking, introspecting, then you realize that this world is not rainbow and sun. The first feeling that comes is that I must die. Purpose क्या है,
अब यहाँ तक तो सुन के लग रहा हो सर आप तो सुसाइडल टेंडेंसीज को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी स्टेटमेंट भी इसी के साथ वो देते हैं काफका, यू जस्ट विश टू डाई बट यू डोंट टेंड टू डाई बिकॉज इट इज विक्ट्री ऑफ एब्सर्डिटी। ये बात को समझिए, ये जब बकवास चीजें बनाई दी हैं और उसमें मुझे डाली दिया है तो खेलेंगे, देखेंगे, जब तक हैं तब तक इस बकवास चीजों में हिस्सा लेंगे। बेसिकली ही वांट्स टू से कि दिस वर्ल्ड इज अ मड पिट, ये कीचड़ है, एंड ऑल ऑफ अस आर लाइक पिग्स, एंड हाउसोएवर हार्ड यू ट्राई अल्टीमेटली यू रिमेन अ पिग ओनली, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज एब्सर्ड, मे बी अ बिगर पिग। So as per Franz Kafka, Mukesh Ambani or Elon Musk are bigger pigs, but ultimately pig only, because this is a rat race, and in rat race even the winner remains a rat only. Absurdity का concept ये है, और वो ट्रायल में बोले unnecessary चीजें कराते हैं हमसे दुनिया में, ये फॉर्म भरो वो फॉर्म भरो, कुछ मतलब नहीं है, टेंशन ज्यादा देते हैं, हैप्पीनेस कहाँ है। और दूसरा, अगर इंसान अपने फैमिली में हैप्पीनेस ढूंढता है तो मेटामॉर्फिस से उन्होंने उसको काउंटर करने की कोशिश की है कि आप जिस दिन रिडंडेंट हो गए, यूजलेस हो गए, उस दिन अपने लोगों का व्यवहार आप अपने तरफ देखना। सो द डे यू बिकम यूजलेस, सो दिस इज एब्सर्ड। व्हाई आर यू वर्किंग, व्हाई आर यू ट्राइंग सो हार्ड, व्हाट विल यू अचीव विद द नेम, फेम, सक्सेस, एवरीथिंग, बिकॉज देयर इज नथिंग परमानेंट, नथिंग मीनिंगफुल। तो क्या मर जाए? यही है वो स्टेटमेंट कि द डे यू रियलाइज कि देयर इज द वर्ल्ड इज नॉट रेनबो एंड सनशाइन, you tend to or you feel that you must die, but then you just wish but you don't tend to। क्यों? क्योंकि that will be victory of absurdity। जब कचरा है ही तो कचरा देख लेते हैं, इसमें लेट मतलब कोई ट्रेन थोड़ी छूट रही है, वो ये कहना चाह रहे हैं। एब्सर्डिटी आज नहीं तो कल खत्म होना ही है, तो होगा, अपने आराम से होगा, why to। और जिस दिन आप ये बात समझ गए उस दिन आपका जीवन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो इसके लिए वो दूसरा कोट देते हैं, यू बी योर सेल्फ, be quiet, the world will roll in ecstasy at your feet। तो बेसिकली पिग तो हम हैं ही मड पिट में, ठीक है, लेकिन इस कीचड़ के लिए बहुत ज्यादा बेचैन नहीं होंगे, जितना अपने हिस्से में कीचड़ आ गया ठीक है, और बाकी चिल रहो, क्योंकि एब्सर्ड है, मीनिंगलेस है। आईएएस बन जाओ तो उसके बाद पोस्टिंग के लिए, पोस्टिंग हो गई तो पोस्टिंग बनी रहे, प्रमोशन हो जाए। अगर आईएएस भी बन गए तो अब हमारे स्टूडेंट तो ये सोचते हैं ना, आईएएस बन गए तो एक्सटेसी मिल जाएगी, उसके बाद रिटायरमेंट का जब वक्त आएगा तो पोस्ट रिटायरमेंट क्या होगा, क्योंकि एकाएक से डर लगता है कि जिस दिन ये सारा ओहदा छिन गया उस दिन मुझे कौन पूछेगा। लेकिन जिस दिन आप इससे थोड़ा सा डिटैच हो जाओगे, बी क्वाइट, बी योरसेल्फ, कह रहा ठीक है चल रहा है, काम करेंगे लेकिन इसके पीछे जान नहीं देंगे, दैट डे यू विल सी कि द वर्ल्ड विल चेंज इट्स अप्रोच। क्योंकि उसको थोड़ी सी एक इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग आएगी आसपास के लोगों को कि ये इतना तकलीफ में क्यों नहीं है, इसको क्यों नहीं फर्क पड़ता, ये इतना चिल कैसे है, और अपने आप चीजें आपके हिसाब से होने लगेंगी। तो जब भी मैं ये कोट पढ़ता हूं ना काफका की, मुझे एक इंसान का ध्यान आता है, महेंद्र सिंह धोनी का। मुझे तो लगता है कि ओपोनेंट तो कभी कभार इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उनको लगता है हम तो जीत रहे हैं, लेकिन कप्तान टेंशन में नहीं है, कुछ करेगा ये, कुछ तो इसके पास है, और वो उनको कहीं ना कहीं नुकसान कर देता है। तो डोंट डाई, दो दैट फीलिंग विल कम, बट डोंट डाई, लिव। कचरा है तो कचरे को एंजॉय करो, और उपाय क्या है, एंड द डे यू रियलाइज कि है तो कचरा ही, दैट डे यू विल सी कि द वर्ल्ड विल रोल डाउन टू योर फीट इन एक्सटेसी, सब आपके आसपास घूमने लगे। ये दो कोट बेसिकली काफका का जो आइडिया ऑफ एब्सर्डिटी है, उसके बावजूद भी हमें क्यों जीना है और मजे से जीना है, ये हमें सिखाता है। तो मैंने आपको कहा था कि समटाइम्स वी मस्ट रीड डार्क डिप्रेसिंग स्टोरीज। इंस्पायरिंग स्टोरीज तो बहुत सुनी हमने, रोजी पिक्चर्स तो बहुत देखे, कभी डार्क डिप्रेसिंग स्टोरीज भी सब पढ़नी चाहिए। तो उससे क्या समझ आता है, उससे फायदा क्या होता है, हमें रियलाइज होता है कि दुनिया में कितना गम है, हमारा गम कितना कम है, देन वी फील टू लिव। तो द अचीवमेंट ऑफ काफका इज दैट ही हैज मेड सफरिंग अ नॉर्मल थिंग, suffering a common thing. He has made us realize that all of us are suffering. So don't behave that you are going through something extraordinary. Live. Everyone is negotiating with, or everyone is enduring with this absurdity. So this world is absurdity. We always feel like
बाकियों के साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ ही बस खराब हो रहा है। बट ऐसा है नहीं, सब एब्सर्डिटी में ही जी रहे हैं। सफरिंग इज कॉमन एंड नॉर्मल, दिस इज हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। And this way, though superficially appears like he is asking us to commit suicide, but actually he is asking us to live and जितना भी हो सके संभव happily live, not live with some sort of uncertainty in our head, because all of us are living with uncertainty. जब काफका का मतलब एक उनके जीवन काल का बिल्कुल आखिरी टाइम का एक इवेंट भी मैं बता देता हूँ। उनको अपने 1923 के आसपास उनको टीबी हो गया था, थ्रोट में, कुछ भी खा पी नहीं पाते थे, कुछ भी खाने के लिए काफ़ी दर्द होता था उनको। तो एक बार एक पार्क में टहल रहे थे, वहाँ उनको एक बच्ची मिली, वो बच्ची रो रही थी। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? बच्ची ने कहा कि मेरी डॉल खो गई। वो डॉल ढूंढ रही थी। तो काफका ने भी साथ में डॉल ढूंढने की कोशिश की, डॉल मिली नहीं। तो काफका ने कहा एक काम करते हैं, कल फिर आएंगे, फिर से इस डॉल को ढूंढेंगे। और अगले दिन काफका एक लेटर लिख करके ले आए। उस लेटर में उन्होंने लिखा था कि मैं डॉल हूँ तुम्हारी और मैं दुनिया घूमने निकल चुकी हूँ, तो मैं कुछ दिनों बाद तुमसे मिलूंगी। आई हैव डिसाइडेड टू रोम अराउंड द वर्ल्ड एंड सी हाउ द वर्ल्ड इज। इस तरीके से उन्होंने उस बच्ची को कंसोल करने की कोशिश की। और कुछ कुछ दिनों पे उस डॉल के तरफ से वो लेटर लिख देते थे, वो बच्ची पढ़ लेती थी, खुश हो जाती थी कि मैंने आज ये शहर देखा, वो शहर देखा, बच्ची खुश हो जाती थी। फिर काफका को पता चला कि अब वो मरने वाले हैं बिल्कुल। 1 साल पहले ही तो उनकी तबीयत खराब हुई थी, उस टाइम उस बच्ची से मुलाकात हुई थी। तो फिर उन्होंने एक दूसरी डॉल ला करके उस बच्ची को गिफ्ट कर दिया। बच्ची ने बोला ये तो डॉल वो है नहीं। काफका ने कहा कि एक और लेटर दे दिया। बेसिकली उस लेटर में उस डॉल ने लिखा था कि मैं अब दुनिया देख करके थोड़ी सी बदल गई हूँ, तो दिस इज हु आई एम। बट उस डॉल के अंदर भी एक लेटर रख दिया था अंदर। वो लेटर उस बच्ची को काफी टाइम बाद मिला, व्हेन शी ग्रू इनटू एन एडल्ट। वो लेटर उसको मिला और उस लेटर में एक बात लिखी थी, एवरीथिंग यू लव will probably be lost someday, but in the end the love returns in another way. तो बेसिकली उस बच्ची को उस वक्त जब वो बड़ी हो चुकी थी, ये बात समझ आ गई कि ये डॉल तो वो थी नहीं, काफका ने तो दूसरी डॉल दी। बट क्यों दूसरी डॉल दी? बिकॉज आप जिस तरीके से जिस चीज़ को अपने आसपास में लव करते हैं और चाहते हैं कि वो बनी रहे, वो कभी भी पूरी तरीके से बनी नहीं रह सकती, वो आज नहीं तो कल खोएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से हताश हो जाएं। द सेम लव विल रिटर्न टू यू इन सम अदर वे, द वे द डॉल रिटर्न टू यू बट इन सम अदर फॉर्म। तो बेसिकली काफका, डिस्पाइट ऑल हिज ब्रोकन लाइफ, डिप्रेसिंग लाइफ, हिज स्टोरीज, बेसिकली मरने से पहले भी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें लिखी और मैक्स ब्रॉड को दे दिया कि इसको जला देना, जो उनका काफ़ी अच्छा एक ही दोस्त बना। जब मरने वाले बोले इसको जला देना, मैक्स ब्रॉड डिसाइडेड कि नहीं नहीं इसको मैं पब्लिश करूँगा। और जब पब्लिश किया गया और उन्होंने अपने लाइफ के बारे में बहुत कुछ पर्सनल बातें लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी बेसिकली लिखी थी, जो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में कभी पब्लिश नहीं की, बिकॉज ही वॉज असेम्ड ऑफ हिज लाइफ। कितनी वाहियात जिंदगी है मेरी। लेकिन अपनी जिंदगी को समझने के बाद, लोगों की जिंदगी को समझ के उनको एक कंसोलेशन मिला कि सब यही कर रहे हैं, एवरीवन इज अ पिग। बेसिकली मैक्स ब्रॉड ने वो पब्लिश कर दिया और लोगों ने पढ़ा और एकाएक से लोग अपने लाइफ से उसको रिलेट करने लगे, जो जिस भी जगह पे था, कि यार गजब की बातें कह रहा है ये, ऑल ऑफ अस आर तो एक्चुअली अ पिग। कर क्या रहे हैं हमें जीवन, और मकसद क्या है, पैसा कमा के कर क्या लोगे, किसके लिए कमाओगे, बच्चे के लिए। तो बच्चा ही करना क्यों है, क्यों करना है बच्चा, बीवी के लिए क्यों करनी है शादी। मतलब देयर आर वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस दैट वी डोंट इवन रेज, बिकॉज इफ वी स्टार्ट रेजिंग देन वी स्टार्ट गेटिंग इनटू द डार्क पार्ट ऑफ आवर लाइफ एंड दैट डार्कनेस इज रियलिटी। देखिए अंधेरा नेचुरल है, आपको लाइट लाने के लिए कुछ एफर्ट डालना पड़ता है, आप सारे एफर्ट खींच लीजिए, अंधेरा नेचुरल है। दैट डार्कनेस इन आवर लाइफ इज रियलिटी। और रियलिटी से दूर भागना मतलब उस शुतुरमुर्ग की तरह होना जो शिकारी को देखता है तो अपना सर सैंड में डाल देता है। ये काफका कहते हैं। और काफका इसलिए कहते हैं कि एवरीवन मस्ट कन्फ्रंट डार्कनेस ऑफ देयर लाइफ एंड दैट ओनली कैन हेल्प देम टू फाइंड अ मीनिंगफुल लाइफ। इसके लिए हर एक इंसान को लिखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ही सेज अ बुक
must be the axe for the frozen sea within us. All of us have frozen ourselves and we don't want to explore ourselves because there is darkness. क्यों, किसके लिए? But we must, because अपने आप से भागने से इंसान अपने आप को भी नहीं समझ पाता है. So we must explore ourselves, must confront the darkness of our life, then only there will be some, if possible, some purpose and meaning of our life. अब ये जो आइडिया है ये मैंने अलग से इसलिए डिस्कस किया इस सेशन में क्योंकि एस्से राइटिंग में तो स्टूडेंट्स को मदद मिलेगी ही मिलेगी, साथ ही साथ मुझे लगता है हर एक इंसान को थोड़ा बहुत काफका के बारे में पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए. उससे उसको डार्कनेस में पहले जाना होता है जो उसके लिए थोड़ी परेशानी का कारण बनेगा जब अपने आसपास के लोगों को भी वो डाउट करने लगेगा. बट व्हेन यू गेट इनटू डार्कनेस देन ओनली यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग लाइट. जो मैंने आपको कहा था क्यों डिप्रेसिंग या डार्क कहानियां भी हमें थोड़ी पढ़नी चाहिए. सो आई थिंक ये स्टोरी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा. रीड मोर अबाउट काफका. वी कैन हैव मोर सच सेशंस इन द फ्यूचर बिकॉज आई पर्सनली have a very huge appreciation for Kafka. So I can take few more sessions on Kafka. Thank you everyone.